हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमने आपके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर आदित्य वर्मा को अपने चैनल पर इनवाइट किया है, तो वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि हम बात करें आज, आपने कि बच्चे नेट और जेआरएफ को कैसे क्वालिफाई करें, तो सर पहले आप अपना बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मेरा नाम आदित्य है। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना एमए अभी कंप्लीट किया हुआ है 2021 में। और मैं अभी प्रिपरेशन वगैरह कर रहा हूँ स्टेट सर्विसेज की। उसके साथ मैंने जेआरएफ के लिए इस बार किया था, तो मेरा हो चुका है। जी, तो जैसे सर हम अगर सबसे पहले नेट एग्जाम की बात करते हैं, नेट और जेआरएफ की, तो बहुत से बच्चे जो होते हैं एग्जाम देते हैं। तो देखिए, दो एग्जाम जैसे कि नेट और जेआरएफ आप जानते हैं, तो बच्चे एग्जाम तो देते हैं बट नेट क्वालिफाई होता है, किसी का जेआरएफ नहीं होता है। तो सर आपका पहले अटेम्प्ट में हो गया था दोनों चीज क्लियर, क्या हुआ था सर आपके साथ? नहीं, मेरा पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ था, क्योंकि मैं उस जी। टाइम थोड़ा कम पढ़ रहा था नेट के लिए। फिर मेरा भी इस जो अभी अब हुआ है जून में, उस पर मेरा जेआरएफ हुआ है पॉलिटिकल साइंस से। दोबारा में पॉलिटिकल साइंस में आपका जेआरएफ हुआ। हाँ, दोबारा। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी आपका एमए कंप्लीट हुआ है, तो सर क्या आप बता सकते हैं बच्चों को कि एमए करते हुए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए नेट और जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं हम लोग? हाँ, एमए करते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था जेआरएफ करने का। मैंने क्लास स्टेज पे सोचा कि नहीं, अपना अगर है एक तो कर लेते हैं। इससे थोड़ा अपना आगे पीएचडी वगैरह में भी कर सकते हैं इसके तो जैसे सर इस एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, फिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप नेट जेआरएफ के फॉर्म को फिल कर सकते हैं? लिए। आप एमए परस्यू कर रहे हो साथ में, अगर आप परस्यू कर रहे हैं और अगर या तो आप कर चुके हैं करे में, तो क्राइटेरिया यही है कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हो। बाकी अलग ओबीसी एससी एसटी के अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। आप तब फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए। मतलब सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। हाँ। जी। तो सर जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो सर पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं कि तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो सर इसके लिए आपने कैसे से क्या प्रिपरेशन की, क्या स्टार्टअप अपनाया, कि क्या था आपके मन में कि हमें पीएचडी करनी ही है? तो क्या आपका पूरा मतलब प्रोसीजर रहा था? ऐसा मेरे माइंड में पहले से नहीं था जब मैं एमए कर रहा था कि मुझे पीएचडी वगैरह करनी है। ये मैंने लास्ट स्टेज पे सोचा कि नहीं, अगर जेआरएफ कर लेते हैं तो एक फाइनेंशियली असिस्टेंस भी मिल जाता है। और थोड़ा जी। सा अगर आप बाद में अगर कुछ एग्जाम में गड़बड़ होता है, अगर आप स्टेट सर्विसेज या किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा फायदेमंद रहता है। जी। और आज के सिनेरियो में जैसे नेट वगैरह है, तो अब पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा टफ पेपर आ रहा है। पेपर इसलिए टफ है क्योंकि लोग कॉन्सेप्चुअल अब ज्यादा पूछ रहे हैं, फोकस कौन करते सा चीज ज्यादा पूछ रहे हैं? हैं। जी। जब मैंने पहले एग्जाम दिया था तो वो थोड़ा रटने वाले उस टॉपिक से पूछते थे। अब लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल फोकस करें तो इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हिंदी मीडियम वालों को हो रही है इस टाइम, अच्छा। कि उनके लिए बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है, या फर्स्ट पेपर पढ़ना है उसमें थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि वो चीज़ें इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा जल्दी उपलब्ध हो जा रही हैं। उसके लिए आप बुक वगैरह देख सकते हैं। अगर आप एमए अच्छे से कर रहे हैं तो आप उस पर कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, आप कर सकते हैं। इतना टफ नहीं है वो चीज़ें। जी। मतलब जैसे थे कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस से, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है और हमको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए नेट जेआरएफ हमें फॉर्म फिल करना है, तो सर सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्टअप करना चाहिए? क्या हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? और पहले ये बता दीजिए कि क्या टाइम टेबल हमें अपनाना चाहिए कि जिससे हम जेआरएफ को ही क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकें? कोई ज़्यादा टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप 3 महीने अच्छे से दे रहे हैं, जैसे कि मैंने किया था, 3 महीने अगर आप 4 महीने अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका जेआरएफ हो सकता है। लेकिन जी। ज़्यादा लोग बोलते हैं 6 घंटे 7 घंटे, ऐसा नहीं है। आप 4 घंटे 5 घंटे अगर बैठ रहे हैं आराम से, जी। और आप अच्छे से एमए किए हैं, इन द सेंस अच्छे से कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर एमए परस्यू किए हुए हैं, अच्छे जी। इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं, तो आपके लिए इतना टफ नहीं है चीज़ें। आप फर्स्ट जी। पेपर में थोड़ा दिक्कत रहती है जेआरएफ निकालने के लिए लोगों को, फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि जी। लोग सब्जेक्ट में अच्छा होता है। मेरा बैकग्राउंड में बीएससी से था, बीएससी साइंस, मेरा पीसीएम जी। सब्जेक्ट जी। था। फिर अरे मैं तो एमए किया। जी। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ लोगों को। तो आप अगर फर्स्ट पेपर थोड़ा अच्छा कर ले रहे हैं, अगर आप जेआरएफ करना है, तो आप मेन फोकस ज़्यादातर फर्स्ट पेपर पे आपको करना चाहिए, क्योंकि सेकंड पेपर में सबको सिमिलर नंबर्स मिलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है जी। इसके लिए। और मेरा ये चीज़ अच्छी थी कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मेरा मैथ्स था पहले से, तो मेरा डीआई वगैरह हो गया। मैं ज़्यादातर फर्स्ट पेपर में फोकस किया हूँ डीआई वगैरह पे, क्योंकि और रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5-5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 15 सही कर ले रहे हैं उसमें से, फिर आप 35 बचते हैं, तो उसमें से आप अगर थोड़ा भी पढ़े हैं
अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से पढ़े होते हैं। जी तो उसके लिए भी अगर आप कर लेंगे तो उतना हो जाता है, 35 पे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है, अगर क्लियर हो जाता है। मेरा जैसे इसका 40 क्वेश्चन सही था 50 में, तो आप इतना कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए फिर, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो बीए कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मुझे डीआई नहीं आती है, मुझे डीआई छोड़ना है। तो अगर आप डीआई छोड़ देंगे, मैथ्स छोड़ देंगे, कॉम्प्रहेंशन छोड़ देंगे, अगर आप बाकी आप लाइक पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आजकल पेपर बहुत टफ आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन रिसर्च से पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों से यही है कि थोड़ा डीआई पे फोकस कर लें, मैथ्स रीजनिंग पे फोकस कर लें, और कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर वो हमारे 15 सही हो जाते हैं तो 30 नंबर का एक चांस मिलता है हमको। जी। तो मतलब जैसा कि आपका साइंस बैकग्राउंड रहा, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिला और जेआरएफ होना क्वालिफाई ज्यादा आसान हुआ, क्योंकि जैसे हाँ मैं भी। मेरा जी हाँ मेरा फर्स्ट पेपर में इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला मुझे। जी जी, जैसे कि हम भी जाते हैं इंटरव्यू लेने, जैसे किसी का एग्जाम होता है तो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं तो फर्स्ट पेपर उनको बहुत काफी टफ लगता है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं कि वो पूरे टाइम अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, और जो फर्स्ट पेपर उनका काफी कमजोर होता है, तो वो फर्स्ट पेपर के जो हाँ इजिली नंबर आपको मिल सकते हैं वो उस पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो आप समझेंगे कि फर्स्ट पेपर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर तो सर कितना टाइम हमको फर्स्ट पेपर, जैसे आप तो साइंस बैकग्राउंड से थे तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी होगी, खैर फर्स्ट नहीं, पेपर में। ऐसा नहीं है, जी ऐसा नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड से था, क्योंकि मैथ्स बहुत आसान पूछते हैं, उसमें इतना टफ नहीं होता है, परसेंटेज जी जी बेसिस पे जी डीआई वगैरह पूछते हैं। और 5 क्वेश्चन रीजनिंग और वो मैथ्स के मिला के पूछते हैं, अपना रीजनिंग बोल के जी उसको, और कॉम्प्रिहेंशन तो सबको आता रहता है। बस जी 8 सालों में थोड़ा ये रहता है, मैं ये चीज मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ जी के मेरे कुछ दोस्त थे उनका ये रहता है कि नहीं मुझे आती ही नहीं है डीआई। उनके मन में पहले से होता है कि मुझे आती ही नहीं है, मेरा बैकग्राउंड जी नहीं। वो चीज थोड़ा दूर करने की चाहिए। अभी अभी उन लोगों को मैं बोला तो वो लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और इतनी टफ जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड है तभी कर सकते हैं, 8 साल और अच्छा ज्यादा कर सकते हैं। मुझे सेकंड पेपर जी पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा उसके लिए, क्योंकि उसको मुझे समझना था, उसकी भाषा समझनी थी, उसके टर्म समझने थे, क्योंकि मैं साइंस से डायरेक्ट आ गया था एमए करने के लिए। तो इतना नहीं है, अगर आप आर्ट्स से साइंस से इतना मायने नहीं रखता है, बस आप पेपर पे फोकस करिए। और जो चीजें हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल चीजें में छोड़नी पड़ेंगी पढ़ने के लिए, तो इस टाइम कोई भी पेपर हो, ट्रेडिशनल चीजें वो छूट रही है धीरे धीरे। अब आप ज्यादातर केवीएस मैदान को प्रेफर करते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, बोलते हैं जी उसको पढ़ना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ, जो मुझसे पूछता है बोलता हूँ फर्स्ट पेपर के लिए आप केवीएस मैदान पढ़िए, लेकिन आप उस पर रिलाई मत करिए। आपको एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर देता है कि आपको ये चीजें पढ़नी और ऐसे ऐसे आपको समझना है। फिर आपको जी क्वेश्चन वही जो है वो नए आएंगे, वो अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे आपको खुद से। इसलिए और ज्यादा बुक पे रिलाई अगर आप करेंगे और खुद से नहीं कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं सिर्फ, तो थोड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम हो सकती है। जी। हाँ सर, वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से थे तो आपके मन में ये डर नहीं था फर्स्ट पेपर का इतना। वही मैं कहना चाहता हूँ कि इतना टफ होता नहीं है जितना बच्चे सोच लेते हैं अपने मन में कि फर्स्ट पेपर अरे बहुत टफ होगा, मुझे आएगा नहीं। अगर वो एक हाँ, लिमिटेड टाइम देते हैं तो वो फर्स्ट पेपर को आराम से कर सकते हैं। बस ये हो जाता है कि फोकस वो अपने सब्जेक्ट में ज्यादा कर ले जाते हैं इतना। और मिस तो गाइड थोड़ा, इसके लिए मिस गाइड हाँ मैं मानता हूँ, इसके लिए सबसे ज्यादा मिस गाइड कोचिंग वाले कर रहे हैं इस टाइम, जो मैं देख रहा हूँ। इसके लिए सबसे ज्यादा मिस गाइड कोचिंग वाले कर रहे हैं, वो कोई भी कोचिंग हो इन द सेंस, जी लेकिन वो सबसे ज्यादा मिस गाइड कर रहे हैं। वो चीजें बताते हैं, क्योंकि उनको अपना कोचिंग चलाना है, तो जी वो अपने ही अकॉर्डिंग बताते हैं। और आपको अपना सिलेबस देख के आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है उनके अकॉर्डिंग। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादा जो फोकस करते हैं कि हम कोचिंग पे रिलाई कर जाते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं कि हाँ ये कोचिंग हमको जो चीज बताएगी हम उस पर निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आप पेपर इतना कहने की चीजें हैं कि टफ आ रहा है, इतना भी नहीं है। अगर आप सिलेबस निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, बिल्कुल इधर जी उधर नहीं, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोचिंग पे डिपेंड करेंगे कि हम यहाँ से भी पढ़ लें, वहां से पढ़ लें, इनका भी पढ़ लें, वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं, वो चाहे सेकंड पेपर में हो या फर्स्ट पेपर में हो। ये सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज की होती है लोगों को। अच्छा सर, जैसे कि कोचिंग की बात है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है कोचिंग? क्या कोचिंग जाना चाहिए या कोचिंग से ही सब कुछ होगा, या बिना कोचिंग के भी हम घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं? नहीं, अगर आपने एमए बोला है ना, कि अगर आपने एमए अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, अच्छी यूनिवर्सिटी जी से किया है, और एक जैसे एक स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट रह के पढ़ाई करता है एमए की, तो अगर आप वैसे पढ़े हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करने की और जरूरत है। उसके लिए बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं और सारी चीजें हैं, आप आराम से कर सकते हैं बिना कोचिंग के। इसके लिए कोई कोचिंग मतलब यही रही है कि हमको कोचिंग ही करनी है इसलिए। जी और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप कोई एक कोचिंग रिलाई करिए, आप एक कोचिंग पे अपना टाइम दीजिए,
ये नहीं कि हम 10 कोचिंग भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, वहाँ से भी कर रहे हैं, कंटेंट आपस में मिसमैच हो जाता है, फिर उससे टाइम भी वेस्ट होता है। अगर आप कोचिंग करनी है तो एक कोचिंग करिए, लेकिन वो भी बस गाइडेंस के लिए आप करिए, इस पर रिलाई मत करिए पूरी तरह से कि हाँ हमको इसी से करना है तभी होगा, ये चीज़ कर सकते हैं। तो सर जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पेपर के लिए आपने अभी एक बुक बताई थी, तो फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट के जो बुक्स हैं तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको पढ़ने से हमारा ये एग्जाम और ज्यादा आसान हो जाएगा? फर्स्ट पेपर के लिए आप केवीएस मैदान पढ़ लीजिए, उससे अच्छी कोई बुक मुझे तो नहीं लगता अभी कि फर्स्ट पेपर के लिए कोई है। लेकिन केवीएस मैदान में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च जी एप्टीट्यूड हो गया, और इंडियन लॉजिक वगैरह हो गया, आप फर्स्ट पेपर पढ़ लीजिए इससे। जी। बाकी आप कंप्यूटर वगैरह के लिए कोई अलग बुक्स ले सकते हैं जो जनरल आती है, ट्रिपल सी वगैरह के लिए आप वो प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इन्वायरमेंट वगैरह के लिए आप किसी कोचिंग के, या जैसे आप इतने दिन से एमए की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने कुछ जनरल नॉलेज पढ़ी होगी, उसके बेसिस पे आप जी कर सकते हैं ये चीज़ें। और फर्स्ट पेपर के लिए मैं बोलूंगा कि फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, इस टाइम जैसा पेपर आ रहा है, फर्स्ट पेपर के लिए आप एक बार अगर पढ़ लिए हैं, आपके माइंड में है चीज़ें, तो आप सिर्फ मॉक दीजिए उसका, और मॉक दीजिए, आप एनालिसिस करिए। लोगों प्रैक्टिस की मतलब। दिक्कत क्या होती है, आप मॉक दीजिए प्रैक्टिस। आप। लोगों की दिक्कत होती है, जैसे मैं खुद पहले करता था कि मॉक दिया है, मेरा कितना करेक्ट हुआ कितना रॉन्ग हुआ, मैंने रख लिया उसको चुपचाप से कि हाँ मैं खुश हूँ कि मेरा इतना है इतना नहीं है। लेकिन जी दोबारा मैंने क्या किया कि आप मॉक दीजिए, अगर आप 1 घंटे मॉक देते हैं तो आप उसको 2 घंटे एनालाइज करिए चीज़ों को, कि हमने क्वेश्चन सही भी किया है तो कहीं तुक्का तो नहीं लगा है। उसको भी जो सही किया आप उसको भी देखिए कि मेरा तुक्का लगा है, अगर मैं तुक्का भी लगा है तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था, वो चीज़ें सही भी किया तभी भी एनालाइज करिए, अगर आप गलत भी कर रहे हैं तभी भी आप उसको जी। एनालाइज करिए कि हमने ऐसा किया तो किया क्यों। ये जी, चीजें ओके। कर सकते हैं आप फर्स्ट पेपर के लिए। और फर्स्ट पेपर के लिए सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट मायने रखेगा आपका, जितना आप फर्स्ट पेपर के लिए मॉक देंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर प्रैक्टिस पे बेस्ड है। और आजकल अगर जो आप पिछला सीरीज पेपर का देखें तो उसमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतने सेट पेपर के बन रहे हैं, उसमें अब पता नहीं चलता कि क्या टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्या रिसर्च है। जी जी जी। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी किसी कोचिंग की भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप तो बहुत सस्ते में आती है। इसके लिए आप जितना मॉक देखना है मॉक दें। जी। तो सर जो और सब्जेक्टिव सेकंड, होते हैं, जी उनमें कौन सी बुक्स चाहिए जरूरी रहती है? हाँ, सेकंड पेपर के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मेरे हिसाब से एक राजेश मिश्रा की बुक आती है, जी नेट के लिए ही आती है राजेश मिश्रा की बुक, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। वो बहुत, मैंने उसको पढ़ा है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। नेट के लिए उनकी स्पेशल बुक आती है, लेकिन ये हिंदी मीडियम में ही है, तो जी। ये इसके लिए आप ले सकते हैं। और बाकी इंग्लिश मीडियम में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके लिए आप कोई भी बुक, या एमए की जो अपनी बुक्स हैं, इग्नू का थोड़ा बहुत सिलेबस है उसको आप देख लेते हैं, अगर नहीं भी देखते तो आप एमए अगर अच्छे से कर रहे हैं जो अपनी बुक्स हैं उसको पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा। जी ठीक है। तो ये सब बुक्स के बारे में आपने बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि आपने भी मॉक टेस्ट की बात की थी, तो मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है आपके एग्जाम के लिए? मेरा मानना है मॉक टेस्ट 70 to 80% मायने रखता है। अगर आप मॉक जी टेस्ट छोड़ के चल रहे हैं तो आप थोड़ा एग्जाम देते टाइम, क्योंकि आप वहाँ पे पैनिक होते हैं, तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है। जो पेपर मैं अपना बताऊं, जो पेपर मैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर 1 घंटे में सॉल्व करता था, वहाँ पे मेरे को 1.5 घंटे लग रहे हैं सॉल्व करने में, जबकि मेरी ओ, प्रैक्टिस अच्छी खासी मॉक की थी। जी और मेरी दिक्कत ये थी कि मैं डीआई पे, अगर मैं रियलाइज कर रहा हूँ तो डीआई पे मैं फोकस करता था उधर, तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है। लेकिन अब अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो आप अच्छे से जी कर सकते हैं जितना। जी लेकिन जी आप मॉक जितना दे पाए मॉक उतना दीजिए, क्योंकि अब जी कंटेंट आपके पास बहुत है, अगर एक बार पढ़ लिए और अच्छे से पढ़ लिए तो आपके पास कंटेंट बहुत है। बस आपको उसको रिलेट करना है चीज़ों को, कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। और दूसरी चीज़ एक और मैं बताऊंगा कि सेकंड पेपर में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत, एक तो पॉलिटिकल साइंस है, वास्ट सिलेबस है उसका जी आपको, और हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं, टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है। तो आप स्टडी ऐसे करिए, आप कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप रटने की कोशिश मत करिए, आप कॉम्प्रहेंसिव जी स्टडी करिए। कॉम्प्रहेंसिव स्टडी इन द सेंस कि अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो अगर जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका एक कंक्लूजन निकालिए। जैसे कोई थिंकर है, प्लेटो है या अरिस्टोटल है, आप उसका एक कंक्लूजन निकालिए कि ये मेन इसकी थीम क्या है, ये कहना क्या चाहता है आखिर। ऐसे आप थिंकर्स पढ़ सकते हैं। ऐसे थेरीज में हो गया, जैसे फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गया, आप इनमें थिंकर्स ढूंढिए जो थिंकर्स हैं उनके, और उन थिंकर्स का एक थीम निकालिए कि ये आखिर थिंकर कहना क्या चाहता है। आपको पॉलिटिकल साइंस में मुझे लगता है कि ये लोगों को थिंकर्स में, लोगों को कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट्स में इसमें प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक्स पढ़ते हैं, बहुत आसान चीजें इनमें होती हैं अगर आप इसेंस समझते हो उन चीजों का। आप थिंकर जी उठाइए, उसका इसेंस उसको पढ़िए, आप उसका थीम समझिए कि आखिर वो कहना क्या चाहता है।
और एग्जाम में आप कोशिश करिए, आप रट के नहीं, कितना भी कर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में आप ये कोशिश करिए कि इतने थिंकर्स होते हैं, हम इतने दिन पढ़ते हैं तो हमको रट जाते हैं कि ये थिंकर है, ये इसने ये कहा होगा, इसने ये कहा होगा। तो वहाँ जी। पे आप एग्जाम करने अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आप नॉलेज ज्यादा लेके कोई फायदा नहीं है, आप एग्जाम अटेम्प्ट करने की कोशिश अच्छा। करिए। इसलिए वहाँ पे आप जोड़िए चीजों को कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो ये चार ऑप्शन दिए, तो इसमें से कौन बिल्कुल ही नहीं कह सकता है, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए वहां पे, जिससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी। मतलब आपका कहना बहुत अच्छा, मेरे को समझ में तो आया, ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो थिंकर है उसके बारे में आप समझ जाइए कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप उसकी थिंकिंग मैच कर हम्म जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये थिंकर ऐसा नहीं सोच सकता है। ये कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने जो पढ़ा, और हमारे पॉलिटिकल साइंस की अच्छी बात ये है कि जो थिंकर्स दिए हैं, लगभग 20 WPT में है, 20 इंडियन है, बाकी 20 या 40 और दिलाने हैं, बहुत सारे थिंकर्स। जी। लगभग अगर कम से कम देखें तो 60 to 70 थिंकर्स हम लोगों में पढ़ जाएंगे, अगर सारे कैलकुलेट किए जाए। तो आप सारी चीजों को पढ़ नहीं सकते हैं अगर आप एक एक लाइन रटेंगे कि हाँ इसने ये कहा था, इसने, ऐसे मत पढ़िए। अगर आपको पढ़ना है, एक अपना थीम निकालिए, इस थिंकर का ये थीम है, आप उसको नोट करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप एग्जाम में जाइए, उसको पढ़ के जाइए, आराम से हो जाएगा। और दूसरी चीज है, हमारे पॉलिटिकल साइंस की सबसे अच्छी चीज ये है कि जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। जैसे अगर प्लेटो देता है तो उसके बाद वो अरिस्टोटल को देता है। अब इस तरह से थिंकर्स ने डिजाइन किया है कि या तो वो दोनों थिंकर्स जो आसपास के हैं, या तो जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ये सेम होंगे। एक वो बहुत अच्छे से उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। या तो जी। अगर दोनों थिंकर्स अपोजिट नहीं है तो क्या किया है कि अगर एक थिंकर ने ये बोला है तो दूसरा थिंकर जस्ट उसी चीज को बोला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। तो ये जी। चीज आप थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं चीजों में कि हाँ हमको कैसे से करना चाहिए, उससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस जी। चीजों को थोड़ा एक माइंड तैयार करके चलिए कि हाँ हमको ये चीज इससे बोली है, तो कहना क्या चाहता है, इसका एसेंस क्या है, इस पे आप ज्यादा फोकस करिए। बाकी रटने की रट तो नहीं पाएंगे, इतना जो ज्यादा है। कितना आप रट पाएंगे हर चीज में, कहीं ना कहीं तो कोई मिक्सअप हो हाँ। जाएगा, कितना भी होगा तो समझ के ही कर सकते हैं। ठीक है सर। तो हम्म ये मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई कि एक मॉक टेस्ट से ये भी बेनिफिट क्या मिलता है क्या, कि अगर हम मॉक टेस्ट को घर पे करते हैं तो एग्जाम देने देते समय हम पैनिक नहीं होंगे, और टाइम की हमारी मतलब जो मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, हमारे टाइम हमारे कंट्रोल में रहता है कि हाँ इतने टाइम में हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये चीज जी। रहती है। ये रहता है। और वो पहली बार एग्जाम देने का वो पैनिक नहीं होता है मन में कि हम पहली बार दे रहे हैं, ऐसा कि पहले वो प्रैक्टिस हो चुकी होती है मॉक टेस्ट में, ऐसा रहता है। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा हम पैनिक होते हैं, और हमसे ज्यादा जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो होते हैं। वो पढ़ना। तो जी। इसका मॉक टेस्ट अगर हम दिए हैं तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उस पर पड़ता है चीज जी। के लिए। तो जैसा कि सर और आईआर वगैरह। जी जी बताएं सर। हाँ हाँ हाँ। अगर आईआर वगैरह आपको करनी है, क्योंकि इसमें भी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें भी कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो आपको थ्योरेटिकल पढ़नी है। बाकी अगर आईआर आपको पढ़ना है, और आपको और जो करंट से रिलेटेड चीजें हैं, तो आईआर वगैरह में आप थोड़ा बहुत अगर करंट देख रहे हैं, वो ट्रेडिशनल चीजें आप मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। अगर आपको थेरीज आती हैं, हालांकि पढ़ना है उसको, ऐसा नहीं पूरा छोड़ देना, लेकिन अगर आपको थेरीज आती हैं अच्छे से, आप उसमें देख लेते हैं कि हाँ अगर ये स्टेटमेंट है, ये चीजें हैं, तो इसमें कौन सी थेरी कौन सी चीज नहीं है, अगर आप उतना आपको आता है तो करंट के आप आईआर वगैरह में करंट पे फोकस करिए, इसके लिए वो सबसे ज्यादा आपके बेनिफिट रहेगा। ठीक है। तो जैसा कि हमें जो आपसे सवाल पूछने थे वो हमने पूछ लिए हैं, और हमारे डाउट्स एकदम क्लियर हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेकर। सो सर, अब जैसे कि जो भी बच्चे देखेंगे हमारे इस वीडियो को, और आप उनको क्या राय देना चाहेंगे कि जिससे वो, बहुत से बच्चे होते हैं कि उनको, जैसे कि आपने बोला था सर, गाइडेंस, कि कोई मिसगाइड हो जाता है, तो प्लीज आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा गाइडेंस दीजिए जिसको देखकर बच्चे पहले ही अटेम्प्ट में वो अपने एग्जाम को निकाल सके। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि सारे लोग हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं कि हम कहाँ पे कितना कर सकते हैं। तो पहली चीज तो हमको ये छोड़नी होगी कि हम पूछते हैं ना दूसरों से कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, कितनी देर पढ़ते थे, ये अपना अलग अलग। बहुत लोग हैं 2 घंटे पढ़ के अच्छा कर सकते हैं, बहुत लोग 4 घंटे पढ़ते हैं। तो आप अपने को देखिए कि हम कहाँ पे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाइए। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे 12 घंटे नेट के लिए, JRF के लिए पढ़ना है। ऐसा सब बिल्कुल। बहुत चीजें हैं मार्केट में ये जो बोलते हैं। आप 3 या 4 घंटे भी अगर अच्छे से आप दे रहे हैं तो सफिशियंट चीजें हैं। और जी। दूसरी चीज है, आप किसी चीज पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। आप किसी कोचिंग पे गए हैं या किसी बुक को खरीदे हैं, तो आपको लगेगा नहीं हम ये बुक पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा, या हम ये कोचिंग कर लेते हैं तो हो जाएगा। आपको एडिशनल चीजें ऐड करनी पड़ेंगी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सिलेबस आपको देखना है, आपको एग्जाम देना है। कोचिंग पे मैं इतना नहीं कहूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ चीजों को, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से मैं देखा
कि कोचिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई अच्छी कोचिंग पकड़िए, या कोई भी जो आपको टीचर अच्छा लगे, लेकिन आप उस पे भरोसा करिए, कुछ अपने पे करिए, बिल्कुल उसी पे नहीं रह जाना है कि वो जो बताएगा वही चीजें होंगी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं वो नेट की बात नहीं, किसी एग्जाम की है। जी कोचिंग बिल्कुल अलग आ रही है, एग्जाम पेपर बिल्कुल अलग आ रहा है। और दूसरी चीज है, अब एग्जाम पेपर टफ आ रहा है थोड़ा, डायनेमिक इसलिए आ रहा है क्योंकि इतने सेट ऑफ पेपर बनते हैं, तो उसके लिए टीचर कितना कवर कर पाएगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप अपने से जी पढ़िए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने अकॉर्डिंग चीजों को देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से करते हैं। और दूसरी चीज है, आप बहुत ज्यादा मटेरियल के पीछे ना भागें, जितना मटेरियल है आप उस पर वो सफिशियंट है आपके लिए। आप सिलेबस उठाइए, अगर आप सिलेबस सारी चीजें पढ़ लिए हैं तो उसको आप रिवीजन करिए, सबसे ज्यादा आप रिवीजन करिए। आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। तो बोलते हैं ना कि 10 चीजें इधर से भी कर लें उधर से भी कर लें, वो फिर मिसमैच होने लगती हैं, फिर हम खुद कंफ्यूज होते हैं। तो आप एक चीज पढ़िए, अच्छी पढ़िए, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। जी और दूसरी चीज है, पॉलिटिकल साइंस सिलेबस बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है। अगर आप उसको अच्छे से समझ लिए एक बार और अच्छे से पीवाईक्यूज वगैरह देख लिए हैं, तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा जितना लोग बोलते हैं कि ये इतना जी टफ है, इसको ऐसे निकालें। आप अच्छे से कर सकते हैं उन चीज़ों को। और दूसरी चीज़ है, नेट के लिए तो आप मेन है फर्स्ट पेपर ज़्यादा फोकस करिए। सेकेंड पेपर लगभग लगभग सब पढ़े होते हैं उतना ज़्यादा, तो आप फर्स्ट पेपर फोकस करिए। और फर्स्ट पेपर के लिए मेन चीज़ यही है कि आप जितना मॉक दे सकें, जितना उसको एनालाइज कर सकें, वो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। चलो सर, थैंक यू, आपने बाकी अपना आप कीमती अच्छे समय से, निकाल कर। जी 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 सर, बिल्कुल बोलिए सर। बाकी अगर आप उतना अच्छे से मॉक दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ओके। जी जी। हाँ, बस ये है कि आपका कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है कि आपने अगर मान लिया कि हमें 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। ये नहीं किसी बहाने से हमने सोच लिया कि हम कल पढ़ लेंगे 2 3 घंटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी बहुत हाँ, मायने और रखता खुद पे थोड़ा भरोसा करके चलना है बस। खुद पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको 10 तरीके के लोग मिलेंगे है। जी कि यार कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, ये किया वो क्या। आप वहाँ भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आप अपना जितना पढ़े आप उस पर फोकस करिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कीजिए। और मैं यही बोलूंगा कि लास्ट में कि आप थीम वाइज पढ़िए, आप रटने की कोशिश मत करिए। आप चीज़ों को बाइफरकेट करके नहीं पढ़ सकते हैं, आप रिलेट करके पढ़िए चीज़ों को। जी आप देखेंगे कि इंडियन थिंकर्स थेरीज, वेस्टर्न थिंकर्स और फर्स्ट यूनिट की थेरीज लगभग लगभग सब आपस में मैच कर रहे हैं। सिलेबस बहुत कम है, बस डायनेमिक है थोड़ा, और करंट से जोड़ना है उसको। तो पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस आप उसके सिलेबस को बस अच्छे से समझिए। पहली बात, उसके सिलेबस को आप अच्छे से समझिए और चीज़ों को पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलिए। मैं, मेरे साथ के लोग हैं, मैं देखता हूँ कि वो लोग रटने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई थिंकर फिलोसफिकल चीजें बता रहा है तो आप उसको समझने की कोशिश करिए, वो समझेंगे तो आप अच्छा करेंगे। और चीजों जी को रिलेट करके पढ़ना। अगर आप बाइफरकेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा, फिर उधर चीजें होंगी, फिर दिमाग में नहीं आती। तो आप एक जी दूसरे से चीजों को रिलेट करके पढ़िए, टीम वाइज पढ़िए, आपका होगा अच्छे से। जी। तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पर दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।